जहां जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण में 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें 26 सीटें जम्मू और 14 सीटें कश्मीर रीजन की हैं। लेकिन असली लड़ाई जम्मू के हिंदू बेल्ट की सीटों पर मानी जा रही है। ऐसे में बीजेपी ने इन सीटों को साधने के लिए सीएम योगी को चुनाव प्रचार की बागडोर सौंपी है। इसी क्रम में सीएम योगी ने जम्मू कश्मीर के रामनगर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया, जहां सीएम योगी ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए विपक्ष को घेरा और पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। रामनगर बहनों और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन लोग हैं वे जिन्होंने धरती के स्वर्ग को मजहबी उन्माद के पाप का, यहां की जनता का शोषण किया, परिवारवाद को पनपाया, भ्रष्टाचार को पनपाया, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने का पाप किया था। ये लोग कौन थे? वह कोई और नहीं था, ये कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ही उस पाप के मुख्य जनक हैं। याद करिए जो बात ये लोग अयोध्या के बारे में कह रहे थे, यही बात इन्होंने जम्मू कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटने के पहले भी कहा था। इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 को अगर हटाएंगे तो खून की नदियां बहेंगी। बहनों और भाइयों, ठीक उल्टा हुआ। 370 और 35A को हटाने के साथ ही कश्मीर में विकास तेजी के साथ आगे बढ़ गया। तेजिस स्टेट से आज एक टूरिज्म डेस्टिनेशन का बेहतरीन स्टेट बन गया है। आज यहां हाईवे बन रहे हैं, आज यहां पर IIT, IIM, एम्स जैसे संस्थान स्थापित हो रहे हैं। आज यहां पे देश का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ब्रिज जम्मू कश्मीर के अंदर बन रहा है और यहां पे टनल बन करके दूरी को कम से कम करने के कार्य हो रहे हैं। आज यहां के नौजवानों के हाथों में रोजगार है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने यहां के नौजवानों के हाथों में टैबलेट नहीं दिया, तमंचा पकड़ाया था, तमंचा पकड़वाने का काम कराया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने उन्हें स्किलफुल बना करके टैबलेट के साथ जोड़ करके उनके हाथों को रोजगार देने का कार्य किया है, रोजगार देने के लिए कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, ये जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव इन्हीं बातों को लेकर के चल रहा है। जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार अगर आती है तो 370 हम फिर से वापस लाएंगे, यानी 370 को वापस लाने का मतलब आतंकवाद के पुराने दौर को, परिवारवाद के और भ्रष्टाचार के पुराने दौर को जम्मू कश्मीर पर फिर थोपने का एक कुत्सित प्रयास। ये लोग वही लोग हैं जिनको शांति नहीं चाहिए, जिनको सौहार्द नहीं चाहिए, जिनको विकास नहीं चाहिए, जिनको केवल सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए। और सत्ता प्राप्त होने के बाद इनका व्यवहार क्या होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा जब ये सत्ता में थे, चाहे वह कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वह नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही हो, चाहे वह पीडीपी की सरकार रही हो, जब भी उन्हें जम्मू कश्मीर में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, इन्होंने आतंकवाद को पनपाया, यहां के संसाधनों पर लूट खसोट की। वर्ष में 12 महीने होते थे, 8 महीने ये यूरोप और इंग्लैंड में व्यतीत करते थे और बाकी 4 महीने, 3 महीने दिल्ली में। आप बताओ
एक महीने में जम्मू कश्मीर जैसा राज्य कैसे संचालित होता? क्या नहीं खेला जम्मू कश्मीर के मेरे बहनों और भाइयों ने? उन्होंने विभाजन की त्रासदी को झेला, उन्होंने आतंकवाद को झेला, उन्होंने पलायन को झेला, उन्होंने उपेक्षा को झेला और फिर अंततः देवयोग से भारत के सौभाग्य से प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी और नेतृत्व आज देश को प्राप्त हुआ। परिणाम हमारे सामने है। जो सपना 1952-53 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, याद करिए, ये धारा 370 आर्टिकल 370 एक कांग्रेस के पापों की जड़ है। इस 370 को हटाने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था और उस समय उन्होंने एक नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इसके लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। बलिदान की एक बड़ी परंपरा, लंबी परंपरा जम्मू कश्मीर के अंदर है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ का एक एक कार्यकर्ता नारा लगाता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। और बहनों और भाइयों, 370 के हटते ही कश्मीर विकास की मुख्य धारा के साथ फिर से जुड़कर के तेजी के साथ आगे बढ़ गया। अब रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। पहले चरण की बैठक के बाद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बीजेपी ने पूरे उत्तराखंड में अभी तक 12 लाख लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऑफलाइन सदस्यता अभियान में अभी तक 1,09,000 सदस्य बनाए गए हैं। उत्तराखंड में 3 बूथ ऐसे हैं जहां पर लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत से ज्यादा सदस्य बने हैं। उन्होंने कहा कि हमारे दूसरे चरण का सदस्यता अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, जिसके तहत कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई है, जिसमें सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपने अपने बूथों और क्षेत्रों में सदस्यता अभियान चलाएंगे और पार्टी आगामी दिनों में अपने तय लक्ष्य को पूरा करने का काम करेगी। क्योंकि आज तो हम सदस्यता का विषय निकल का है। बहुत जल्दी कौन सा मंडल सर्वाधिक सदस्यता का रहा, बहुत जल्दी किस जनप्रतिनिधि ने सर्वाधिक सदस्य बनाए, बहुत जल्दी किस बूथ अध्यक्ष ने सर्वाधिक सदस्य बनाए, इसका आंकड़ा भी समय समय आप सबके मध्य पहुँचाएंगे। तो मेंबर वो हमारा तो सारा जो भी ऑनलाइन बन रहा है वो बकायदा उसका रिकॉर्ड आ रहा है। पर डे का रिकॉर्ड है, किस तारीख में कितने सदस्य बने हैं, 3 तारीख से लेकर और परसों 25 तारीख जो हमारा 25 तारीख था। जहाँ मोबाइल नहीं है वहाँ पर देखिए, मोबाइल जहाँ सदस्यता मोबाइल नहीं हो पा रही है वहाँ हमने फॉर्म के माध्यम से, मैंने कहा ना 1,09,000 ये सदस्य हमारे फॉर्म के माध्यम से बने हैं। क्योंकि जिन घरों में मोबाइल नहीं है उनको हम सदस्य बना रहे हैं, लेकिन उसका सत्यापन भी किया जाएगा। सत्यापन के बाद ही बनाने वाले कार्यकर्ता के नाम वो सदस्य जुड़ेंगे। तो आपको बता दें कि देहरादून में वृहद स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और पूरे प्रदेश में भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है, जहां बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सदस्य बनाए। भारतीय जनता पार्टी का अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 12 लाख सदस्य बीजेपी बना चुकी है। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, सदस्यता अभियान लगातार चल रहा है, पहला चरण यहाँ पर हुआ, कितने अभी तक सदस्य बनाए गए हैं और पूरा लक्ष्य क्या है इस प्रदेश के लिए? जी दिव्या, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत 2 सितंबर को पूरे देश भर में हुई और 3 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में इसकी शुरुआत की। 3 चरणों में सदस्यता अभियान होना है, जिसका पहला चरण जो वो समाप्त हो चुका है। 3 सितंबर से शुरू हुए पहले चरण में का जो सदस्यता अभियान वो 25 सितंबर तक चला और पहले
चरण की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है करीब करीब की 12 लाख तक जो है सदस्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में बन चुके हैं। ऐसे में दूसरे चरण का जो सदस्यता अभियान चलेगा वो 2 अक्टूबर से शुरू होगा, 15 अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद तीसरा चरण सदस्यता अभियान का वो चलेगा। तो ऐसे में आज लेकिन जिस तरीके से जो टारगेट विधायकों को दिया गया था, जो सांसदों को टारगेट दिया गया था, कई कुछ अगर इक्का दुक्का विधायकों को छोड़ दे तो कोई भी विधायक 10,000 का आंकड़ा पार नहीं कर पाया है। विधायकों को जो टारगेट दिया गया था वो 10,000 का टारगेट पार्टी की तरफ से दिया गया था। पार्टी ने कहा था कि 10,000 जो है सदस्य विधायकों को बनाने हैं और 15,000 सदस्य सांसदों को बनाने हैं, जिसमें लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद सभी को। तो ऐसे में कई विधायक और राज्य सांसद जो है वो अपना अपना आंकड़ा नहीं छू पाए अगर इक्का दुक्का विधायकों को छोड़ दे तो इसी को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी अभी जो है अब समीक्षा बैठक आज हो रही है और समीक्षा बैठक को लेकर जो अभी तक की पूरी बैठक का लबोलवाब निकलकर सामने आया है ये यही है कि आने वाले जो दूसरा चरण सदस्यता अभियान का होना है उसमें व्यापक स्तर पर इसे चलाया जाए और अधिक संख्या में जो है सदस्यों को जोड़ा जाए और जो टारगेट है उसे पूरा किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में करीब 30 लाख सदस्यता दिलाने का लोगों को जो है टारगेट रखा है, 30 लाख सदस्य बनाने का टारगेट रखा है। लेकिन जिस तरीके से सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है तो ऐसे में टारगेट काफी मुश्किल होता हुआ भी भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में समीक्षा बैठक बुलाई गई है और समीक्षा बैठक क्योंकि ये ऐसा देखने को मिल रहा है पहली बार की जिस तरीके से 3 चरण सदस्यता अभियान के होने हैं, लेकिन पहले चरण के बाद ही जो है तुरंत एकदम समीक्षा बैठक बुलानी पड़ी है और वो भी पूरे उत्तराखंड से मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक। तो ऐसे में आगे पार्टी को किस तरीके से कार्य करना है, जो टारगेट पार्टी ने विधायकों को दिया, अन्य लोगों को दिया, उसको अचीव किस तरीके से किया जाए उसको लेकर पूरी समीक्षा बैठक चल रही है और आने वाले समय में जो पार्टी की तरफ से टारगेट रखा गया है उसे किस तरीके से पूरा किया जाए उसको लेकर पूरा चिंतन मंथन इस बैठक में चल रहा है। अच्छा अरुण, यहाँ पर जाहिर सी बात है जब ये सदस्यता अभियान शुरू हुआ था तो ये कहा गया पार्टी का विस्तार किया जा रहा है, लेकिन अब जो लग रहा है वो ये कि सिर्फ सदस्य जोड़ने का लक्ष्य जो है, जो टारगेट रखा गया है उसे पूरा करने से मतलब हो रहा है। क्योंकि अगर सदस्यों की बात करें, किसी भी राजनीतिक दल से अगर कोई व्यक्ति जुड़ता है यानी कि उसका कार्यकर्ता बनता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी की तरफ हो जाती है। तो ऐसे में इतने सारे लोगों को जोड़ने का क्या मतलब है? क्या उनकी जिम्मेदारियां तय होंगी, जवाबदेही पार्टी के प्रति तय होगी या सिर्फ सदस्य बनाए जा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल देखिए, जो सदस्यता अभियान चलता है वो इसलिए चलता है कि पार्टी मजबूत हो, संगठन मजबूत हो। लेकिन जो टारगेट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखा गया 30 लाख का टारगेट जो रखा गया वो कहीं ना कहीं अब दिख रहा है। जिस तरीके से अगर पहले चरण का सदस्यता अभियान देखा जाए तो उसमें लगभग ये टारगेट रखा गया था कि पहले चरण में करीब 16 लाख सदस्य बनाए गए। अरुण, आपको रोकना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और सीधे रुक करेंगे देहरादून सचिवालय का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। समय में 4.4 पॉइंट बेरोजगारी दर घटी है। सतत डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में हमारा राज्य पूरे देश के नीति आयोग के जो आंकड़े आए हैं उसमें पहले नंबर पर आया है। स्टार्टअप्स के क्षेत्र में भी हम लीडर्स की, अचीवर्स की श्रेणी में आ गए हैं, उसमें भी हमने अच्छा स्थान प्राप्त किया है। और भी जो हमने यहाँ पर निर्णय लिए हैं, आप सबके सुझावों से, आप सबके मार्गदर्शन से, आप सबके सहयोग से, उन सभी में हम कहीं ना कहीं जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उस दिशा में हम ठीक प्रकार से आगे जा रहे हैं। हमारे मतलब सकारात्मक हमको परिणाम आ रहे हैं हर क्षेत्र में। चाहे आज हम समान नागरिक संहिता की बात करें तो उसमें भी हमारा काफ़ी काम हो गया है, लेकिन तेज़ी से हम उस पर काम करके उस एक्ट को लागू करने में, उस विधेयक को धरातल पर उतारने के लिए भी काम कर रहे हैं। नकल के मामले में भी एक हमारा आदर्श स्थापित हुआ है, जिसके कारण से हमको अभी तक 17,000 भर्तियाँ बिना किसी नकल के पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई हैं। और उनके माँ बाप जो कि अपने बहुत सामान्य स्थितियों में रहकर अपने बेटे बेटियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तैयारियां करवाते हैं,
उनके इंटरव्यू इत्यादि आप सब लोगों ने स्वयं देखे हैं। उन प्रतिभागी जो चयन जिनका हुआ है उनका भी देखा है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आती रही हैं। वो सब चुनौतियों पर आप सबकी शुभकामनाएं हमेशा रही, आप सबका सहयोग रहा। तो अभी मैं जो आज विशेष रूप से आपसे बात करने वाला हूं उसमें है कि उत्तराखंड के अंदर एक कानून हमारे यहाँ पर प्रचलित है। उसमें जो नगर निकाय क्षेत्र से बाहर है, इसमें 250 वर्ग मीटर भूमि कोई भी बिना अनुमति के खरीद सकता है। एक ऐसा हमारे यहाँ पहले से इस प्रकार का प्रावधान बना हुआ है, लेकिन इसमें संज्ञान में आया है कि ये कानून बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने ही परिवार के अलग अलग नामों से कई सारे भूखंड खरीद लिए हैं, जो कि इन प्रावधानों को जिन उद्देश्यों के साथ इसका प्रावधान किया गया था उसके अंतर्गत नहीं आता है। और हम ऐसी सभी ज़मीनें जो इस प्रकार से खरीदी गई हैं उनका हम विवरण तैयार करा रहे हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जितनी भी ज़मीनें इस प्रकार की निकलेंगी, जिन्होंने जो प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते लेकिन ज़मीनें खरीदी हैं, वो सारी ज़मीनें राज्य सरकार में निहित की जाएंगी। और यह भी संज्ञान में आया है कि 2017 में जो इस कानून में जो बदलाव किए गए थे उसके जो परिणाम हैं वह भी बहुत सकारात्मक नहीं आए। जो पहले क्या था कि शासन स्तर पर उसकी अनुमति दी जाती थी, वो अनुमति जिलाधिकारियों को दे दी गई और उस जिला जो 12.5 एकड़ जो इसकी अधिकतम सीमा थी वो ख़त्म कर दी गई थी। ऐसे जो प्रावधान हैं इनकी भी समीक्षा करेंगे और आवश्यक होगा तो इन प्रावधानों को भी समाप्त करेंगे, जिससे कि जो ज़मीनों की खरीद फरोख्त है, ज़मीनों की जो एक लैंड बैंक बनाने का और तमाम प्रकार से उसका दुरुपयोग जो हुआ है, इन सब को रोकना इसके पीछे हेतु है। और जिन लोगों ने भी जिस उद्देश्य से भूमियाँ खरीदी हैं, चाहे वो पर्यटन के लिए, उद्योग लगाने के लिए, निवेश करने के लिए या व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए जिन्होंने भूमि खरीदी और उसके बाद उस भूमि का उन्होंने उस प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया, ऐसी ज़मीनों का भी हम विवरण तैयार करा रहे हैं। और ऐसे लोगों के विरुद्ध भी जिन्होंने जिस प्रयोजन से भूमि खरीदी और उसका उपयोग नहीं किया, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी ज़मीनें भी राज्य सरकार में निहित की जाएंगी जो इन कानूनों के तहत जिस प्रयोजन के लिए ली गई थी लेकिन वो प्रयोजन उन्होंने पूरा नहीं किया। इसके साथ साथ मैं एक बात और आप सबसे लोगों से कहना चाहता हूँ, आप सबके माध्यम से सभी से कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड का मूल स्वरूप बचाने के उद्देश्य से उठाए जा रहे ये कदम, इन कदमों से किसी भी ऐसे व्यक्ति या उन संस्थाओं को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है जो निवेश करना चाहते हैं, अपना उद्योग लगाना चाहते हैं। पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार आदि विभिन्न क्षेत्रों में जिससे रोजगार का सृजन होता है, हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है, उनको बिल्कुल भी इसमें कतई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि उनको किसी प्रकार से इसका प्रभाव होने वाला है। वो काम हम बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारी प्राथमिकता है कि निवेश भी हो यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन जहाँ भी इस प्रकार का दुरुपयोग हुआ है वहाँ पर हम इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। और हमारी सरकार भू कानून है, मूल निवास है, जो ऐसे मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हम हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। हम संवेदनशील हैं और अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप इस पर, चूँकि पहले से एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी काम कर रही है, प्रारूप बनाने के लिए कमेटी का गठन भी किया हुआ है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसमें काम चल रहा है। और इसके अनुरूप एक वृहद भू कानून लाने के लिए हम प्रयासरत हैं कि हम इसमें एक भू कानून लाएंगे। और जिस प्रकार मार्च
2021 से अब तक लंबे समय से चले आ रहे अनेक मामले ऐसे थे और जिन मामलों पर फैसले नहीं हो पा रहे थे, उन सभी मामलों पर हमने फैसले भी लिए हैं। चुनौतीपूर्ण मामले रहे हों, उनका भी निस्तारण किया है, हमारी ही सरकार ने किया है। उसी प्रकार में आप सबके माध्यम से देवभूमि उत्तराखंड की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो उत्तराखंड में है और देश दुनिया के किसी भी कोने में है, हम इस भू कानून के मुद्दे को, इसका भी समाधान हमारी ही सरकार करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे मन में किसी प्रकार का कोई संदेह भी नहीं है। हम सबकी भावनाओं के अनुरूप, सबकी संभावनाओं के अनुरूप, सारे हमारे पक्षों से वार्ता करने के बाद सभी जो विशेषज्ञ हैं अनेक विषयों के, उन सब का परामर्श लेकर हम इस पर भी काम करेंगे और इस पर भी निर्णय लेंगे। उस पर काम कर रहे हैं और बजट सत्र तक हम इस पर काम पूरा करके हमारा प्रयास होगा कि हम बजट सत्र तक इसको ले आएँ। अभी तो रिव्यू होगा जो भी पुराने नहीं, वो नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या, वो मैं समझ गया। आप थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे आप हैं, आपकी धर्मपत्नी है या आपके बच्चे हैं जो कमाते नहीं हैं, जो आपके ऊपर आश्रित हैं, वो आपका परिवार की जो परिभाषा है, और वो परिवार की परिभाषा के अंतर्गत जो लोग आते हैं वो 250 मीटर ले सकते हैं। लेकिन आपने भी लिया है प्लॉट और आपकी पत्नी ने भी लिया है, तो वो इस कानून का उल्लंघन है। एक परिवार में एक परिवार, जो परिवार की परिभाषा जो बनाई गई है कानून बनाते समय, इसी प्रकार से जिन लोगों ने लैंड बैंक बनाया है, लिया तो है कि हम रिजॉर्ट बनाएंगे, हम यहाँ पर निवेश करेंगे, यहाँ पर रोजगार बढ़ाएंगे, पर्यटन के लिए काम करेंगे, शिक्षा के लिए काम करेंगे, उस प्रयोजन का उन्होंने उपयोग नहीं किया है, तो ऐसी भी जो है जांच कर रहे हैं और इसमें भी जो लोग पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जी, इससे पता पड़ेगा कितने लोग हैं, वही डेटा ही निकाल रहे हैं, डेटा नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारा काम कर रहा है इसमें। नहीं, ये इसकी सबकी जांच हम करवा रहे हैं और ऐसे आंकड़े सभी जिलों से भी एकत्र कर रहे हैं, और जो भी इसमें इसके प्रावधानों के अंतर्गत जिसने भी इनका उल्लंघन किया है, वो जो मैंने कहा है उसके अंतर्गत आएंगे। ये जो 250 मीटर वाला जो आप लोग कह रहे हैं, 250 मीटर वाला, ये किसके ऊपर लागू होगा सर? क्या राज्य के बाहर से जो यहाँ पर? नहीं, आपके लिए नहीं, आपके लिए तो कोई प्रावधान है ही नहीं। आप तो जितना चाहे उतना खरीद सकते हैं। राज्य से बाहर नहीं, नगर निकाय से बाहर के क्षेत्र में। और इसके साथ साथ आज विश्व पर्यटन दिवस भी है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, और विश्व पर्यटन दिवस समारोह में हमारे प्रदेश के जखौल, सूपी, हरसिल और गुंजी गांव को मिला सर्वश्रेष्ठ ग्राम पुरस्कार भी मिला है। मैं उसके लिए भी इन सभी ग्राम सभा वासियों को, प्रदेशवासियों को, सबको मैं बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। सर, एक चीज और मुख्यमंत्री जी, एक हमने देखा कई लोगों ने इंडस्ट्री के लिए प्लॉट लिए थे और बाद में इंडस्ट्री बंद कर दिया, अब उनने आगे वो रेंटल भी चला, वही सब मतलब जिस हेतु ले रहे हैं ना सर, जिसके लिए लिया वही यूज करेंगे। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैंने कहा कि जिस प्रयोजन के लिए लिया गया, अगर वो प्रयोजन नहीं हो रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी, एक बात पूछ रही थी मुझे भी कि जो जेडीएलआर है, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, ये उनके संशोधनों की आप बात कर रहे हैं। नगर निगम से बाहर जेडीएलआर लागू होता, नगर निगम में नहीं होता, तो संशोधन वही हुए हैं। तो नगर निकाय की सीमा के भीतर बाहर से आकर कोई कितनी भी जमीन खरीद ले, उसको छूट होगी?
है सर? ताकि अभी है, लेकिन अभी समिति हमारी इस पर विचार कर रही है। उसी सब पर जो समिति बनाई है, भू कानून प्रारूप समिति,